स्टूडेंट सेकंड पार्ट है फार्माकोलॉजी ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड हार्मोन। उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम फार्माकोलॉजी ऑफ थायराइड हाइपोफंक्शन और hypothyroidism को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दिस लेक्चर स्टूडेंट यू मस्ट बी एबल टू क्लासिफाई फर्स्ट द ड्रग यूज इन hypothyroidism and second learning objective describe the pharmacokinetics and dynamics. Pharmacodynamics mean different pharmacological effects and mechanism of thyroxine action. Thyroxine, what is thyroxine? Thyroxine is the main थायरॉयडल हार्मोन। हम इसकी डिफरेंट प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे और इसकी टोटल फार्माकोलॉजी को। ओके जी, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म स्टार्ट करेंगे। सो पहले तो हमने डायग्नोज लगाना है कि ये टाइप क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म की। मे बी ये सेकेंडरी टू द प्राइमरी कॉज, कोई आप मेडिसिन दे रहे हैं, कोई पेशेंट की कंडीशन इस तरह की है जिसकी वजह से ये आपका सेकेंडरी टू डिक्रीज द थायरॉइड फंक्शन। अगर कोई ड्रग है तो हम उस ड्रग को विड्रॉ करेंगे, कम करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। सेकंड है विथ हार्मोन, बेसिकली डेफिशिएंसी हार्मोन की है तो हम फुलफिल करेंगे हार्मोन डेफिशिएंसी, जिसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें डायबिटीज़ मेलाइटिस में टाइप 1 में इंसुलिन एब्सोल्यूट डेफिशिएंट होती है, फिर हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं जो बॉडी के अंदर बनती है इंडोजिनियस, बाद में हम उसको क्या करते हैं एक्सोजिनियसली सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन। इन द सेम सेंस हम पेशेंट को एक्सोजिनियसली सिंथेटिक फॉर्म ऑफ थायरॉयडल हार्मोन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सो वी हैव थायरॉयडल प्रिपरेशन सिंथेटिक और एनिमल ओरिजिन, एनिमल के थायरॉयड ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंथेटिक में क्या, लिवोथैरोक्सिन। लिवोथैरोक्सिन इज ए T4 टेट्राहाइड्रोथैरोनिन और अमूमन ये लिवोथैरोक्सिन सोडियम इनके साथ अवेलेबल है मार्केट में। और सेकंड इज लियोथैरोनिन। लियोथैरोनिन इज ए T3 मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू T4, हमने ये डिस्कस किया था, आज फिर दोबारा करेंगे। लियोट्रेक्स जिसमें T4 4:1 T3 के साथ अवेलेबल है मार्केट में। और साथ थायरॉयडियल डेसिकेटेड थायरॉक्सिन, थायरॉयड डेसिकेटेड जो एनिमल ओरिजिन है। स्टार्ट करेंगे विद सिंथेटिक लिवोथैरोक्सिन या थायरॉक्सिन सोडियम के नाम पे अवेलेबल है मार्केट में। स्टार्ट करेंगे विद फार्माकोकाइनेटिक ऑफ थायरॉक्सिन और लिवोथैरोक्सिन। Thyroxine is absorbed best in the duodenum and ileum. Absorption is modified by intraluminal factors such as food, drugs, इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इसलिए हम हमेशा पेशेंट को रिकमेंड करते हैं खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। पेशेंट अमूमन अर्ली मॉर्निंग नाश्ते से आधा घंटा पहले खाली पेट ये ड्रग लेता है। जितनी भी डोज आप उसको रिकमेंड करते हैं वो डेली सिंगल ओडी डोज मॉर्निंग में लेता है। Oral bioavailability of current preparation of L-thyroxine averages 80%. In contrast to T3 is almost completely absorbed. 95% absorption in T3 की. In severe deficiency, very interesting, in severe deficiency T4 and T3 can use parenterally due to decrease in the GIT absorption. In very stressful condition, in complication या very lethal condition of hypothyroidism जो oral thyroxine की absorption compromised होती है और हमने must administer करती हैं drug parenterally और most suitable route है intravenous, preferred route intravenous. Both hormones are transported into the blood bound mainly by the thyroxine binding globulin TBG like नेचुरल और एंडोजिनियस है और कुछ फ्री फॉर्म में है। और फ्री फॉर्म का क्या रोल है हमने पिछली बायोसिंथेसिस में डिटेल के साथ डिस्कस किया कि फ्री फॉर्म प्रिजर्व रखती है नॉर्मल कंसंट्रेशन और नॉर्मल
release of hypothalamo-pituitary hormone like thyrotropic releasing hormone hypothalamus, और फिर ये इंटीरियर पिट्यूटरी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल रखती है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Both are finally metabolized in their target tissue by deiodination, deamination, decarboxylation and conjugation with the glucuronic acid and sulfuric acid. The liver is the major site of metabolism. Phase 1 में एंटर ट्रांसफॉर्मेशन phase 1 एंड देन phase 2, और ये phase 2 के बाद इसके मेटाबोलाइट्स हैं बाद में बाइल से और पार्शली यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. The metabolic clearance of T3 is 20 times faster than that of T4, which is about 6 days. The long half-life of T4 is the result of its strong binding to thyroid binding globulin. मैंने आपको पिछले बायोसिंथेसिस की पार्ट में बताया था कि जो ड्रग अटैच होती है, बाउंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ना उसकी मेटाबॉलिज्म होती है ना एक्सक्रीशन होती है, और वो इनएक्टिव रहती है जब तक वो रिलीज द डिटैच ना हो ग्लोबुलिन के साथ, प्रोटीन से डिटैच ना हो. तो इसलिए T4 की जो कैपेबिलिटी है, बाइंडिंग कैपेबिलिटी, वो T3 से ज़्यादा है, और इसी तरह T4 की हाफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू T3 ज़्यादा होती है. In patient with hypothyroidism, the metabolic clearance of T4 and T3 are increased and the half-life decrease. The opposite is true in patient with hypothyroidism. ये ऑटो रेगुलेशन है. थायराइड खुद अपना कंट्रोल रखता है. थायराइड ग्लैंड हाई में, जब हाई कंसंट्रेशन है हाइपरथायराइडिज्म में, इसका जो टर्न ओवर है T4 का वो कम हो जाता है और हाफ लाइफ भी शॉर्ट हो जाती है. और अगर तो हाइपोथायराइडिज्म है तो इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ होती है और इसकी मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज़ हो जाती है. तो ये ऑटो रेगुलेशन है थायराइड ग्लैंड का इन हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म में, इनकी फर्दर एक्टिविटी का T4 की. ड्रग दैट इंड्यूस हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम, वो ड्रग्स जो इंटरैक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल रिम्फेम्पिन है, फार्बिटाल जनरल एनेस्थेटिक है, TB एंटीकॉक्स है, कार्बामेज़ापिन, और कुछ CNS ड्रग्स हैं, इमेटिनिब एंटी कैंसर ड्रग है, प्रोटीज इनिबिटर्स हैं, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बोथ T4 एंड T3. इनके ड्रग टू इंट्रैक्शंस हैं. डिस्पाइट दिस चेंज इज क्लियरेंस द नॉर्मल हार्मोन कंसंट्रेशन इज मेंटेन इन यू थायराइड, जिसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है पेशेंट एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनसेटरी हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड. लेकिन कंट्रोल करता है यू थायराइड मीन द, अगर एबनॉर्मेलिटी भी है तो वो अपने रिलीजिंग पावर को कंट्रोल में रखता है. नॉर्मल T3, T4, TSH के नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रिजर्व रखती है ड्यू टू इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म. ओके जी, कुछ समरी है फार्माकोकाइनेटिक्स. क्या है फार्माकोकाइनेटिक? मूवमेंट ऑफ ड्रग है. तो मूवमेंट ऑफ ड्रग what the body does to the drug. तो हम देखें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर T4 का और 40 लीटर T3 का है. एक्स्ट्रा थायरॉयडल पूल 800 माइक्रोग्राम T4 का है और 50 माइक्रोग्राम T3 का है. अगर इम्पोर्टेंट देखें हाफ लाइफ को तो 6 to 7 डे T4 की है, 1 डे T3 is more potent, 2 to 3 times more potent drug as compared to T4, लेकिन इसका duration of action और onset of action is very rapid as compared to T4. Normal concentrations हैं. और फिर about the bound capability, आपको पता है फ्री फॉर्म में 0.04% T4 की है और 0.4% T3 की है. तो ये नॉर्मल इनकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं. आप इनको बाद में अच्छी तरह याद रख लें. स्टार्ट करते फार्माकोडायनामिक्स, मैकेनिज्म ऑफ थायरॉक्सिन्स एक्शन. स्टूडेंट, हर ड्रग अपना मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है विद देयर ओन रिसेप्टर्स. सो
thyroid hormones have their own receptors. अच्छा, मैं अगर सामने डायरेक्ट इस डायग्राम पे आऊँ तो स्टूडेंट, यू नो अबाउट द मैकेनिज्म और सिग्नलिंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग. कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, या कितने सिग्नलिंग मैकेनिज्म हैं, या कितने टाइप के एक्शन हैं जो ड्रग अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है. हमने जनरल फार्माकोलॉजी में 5 टाइप ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज्म स्टडी किए हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर, ट्रांसमेम्ब्रेनल, लाइगेंड गाइड regulatory enzyme thyroxine kinase based cytokines receptors, transmembranal ligand ion gated channels और G protein couple receptors. आप मुझे बताएंगे कि क्या एक्शन है थायरोक्सिन का, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का. ये मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ये एक्टिवेट करती हैं थ्रू इंट्रासेलुलर और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को. अगर हम इसी को देखें तो मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ थायरॉइड ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेस अपीयर टू मीडिएटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स फैमिली TR. 2 separate gene TR alpha, T beta code for several receptors isoform that have different function in different location. बॉडी में, लिवर में है, फैट में है, ब्रेन में है, किडनीज में है, डिफरेंट एरियाज़ में ये रिसेप्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं. जो मेन डेवलपमेंट है बॉडी की, मेटाबॉलिज्म है और एक्टिविटी है. T4 में बी कंसीडर्ड एज ए प्रो हार्मोन. मैंने आपको बताया प्रो हार्मोन मीन्स के इनएक्टिव प्रिकर्सर है, इनएक्टिव केमिकल है. आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ T4 ये एक्टिव फॉर्म में आता है, बिकॉज व्हेन इट एंटर्स द सेल इट फर्स्ट कन्वर्ट टू T3 which then bind with high affinity to a member of the thyroid receptor family. The affinity of the receptor site of T4 is about 10 times lower as compared to T3. अगर हम डायरेक्ट बच्चे सामने एक और डायग्राम को देखें तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हैं. वो हम दोबारा रीड करेंगे स्लाइड को. इधर दोबारा आते हैं. मैकेनिज्म ऑफ थायरोक्सिन एक्शन. थायरोक्सिन एक्शन जो एक्टिवेट होता है थ्रू द न्यूक्लियर रिसेप्टर. जब ये इनएक्टिव है, जब इसके साथ कोई प्रीकर्सर या ड्रग अटैच नहीं होता रिकग्निशन साइड में, तो ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है विथ को रिप्रेसर जो हीट शॉक प्रोटीन है इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखती है. अनटिल अनलेस को इसके साथ आके इसका ड्रग, इसका लाइगेंड अटैच होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है. लेकिन उससे पहले हमारी जो थायरोक्सिन T3 T4 है ये कैरियर प्रोटीन्स के साथ थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ ट्रैवल करती हैं. जब इनके रिसेप्टर साइड हैं तो फिर यहाँ से इनकी अनलोडिंग होती है, डिटैच होते हैं, रिलीज होते हैं T3 एंड T4. T3 की एफिनिटी टूवर्ड्स देयर रिसेप्टर साइड मोर एक्टिव, मोर prominent as compared to T4 की एफिनिटी कम है. T4 एज ए प्रो ड्रग, प्रो हार्मोन. पहले इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, डीआयोडिनेशन रिएक्शन होगा, D4 कन्वर्ट होगा D3 और फिर D3 अटैच होता है. एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन है ट्राईआइडोथैरोनिन जो अपने रिसेप्टर साइड को एक्टिवेट करेगा. जो को रिप्रेसर है वो डिटेच और डिसोसिएशन होगी हीट शॉक प्रोटीन को रिप्रेसर की, को एक्टिवेटर अटैच होगा, फिर सिग्नलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, फिर आपका ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस है और ये न्यू प्रोटीन कैन प्रोड्यूस डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट विद इन आवर बॉडी. और ये क्योंकि न्यू प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स थोड़ा डिले स्टार्ट होता है, आधे घंटे से इसको 24 आवर्स चाहिए. ओके, दिस इंट्रैक्शन जो T3 है मोर एक्टिवली बाउंड करता है, इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स देयर रिसेप्टर साइड एज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T4. दिस इंट्रैक्शन इज likely to take place in the nucleus, near the nucleus or sometime nucleus, where the thyroid receptor isoform generally act as a repressor of the target gene. मैंने आपको बताया when T3 is bound, the receptor change conformation to co-repressor
complex is released, जो heat shock protein थी released, and co-activator complex is required, which then activate a transcription resulting in generation of messenger RNA protein, transcription protein synthesis और new protein बनती है, अपना pharmacological effect produce करते हैं. The main mechanism of action of thyroxine क्या है? Through न्यूक्लियर रिसेप्टर. न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एक्टिवेट करता है विथ, जब लाइगेंड अटैच होता है T3 अटैच होगा और फिर ये डिसोशिएट करता है हीट शॉक प्रोटीन को, रिप्रेसर को, फिर एक्टिवेट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स, मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन होती है, प्रोटीन डेवलप होता है और फिर अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. मेन एक्शन of T4 into T3, and then T3 is a more active drug than produce their pharmacological effect. Effects हैं क्या thyroxine T3 के with the activation of T4? Thyroid hormones are responsible for optimal body growth, development, function and maintenance of all body tissues. They are critical for nervous, skeletal and reproductive tissue. They potentiate action of growth hormones because of increase the protein synthesis, influence the metabolism of drug, carbohydrate, protein, fat and vitamins. Thyroid hormone affect the secretion, degradation of all hormones like, for example, catecholamine, cortisone, insulin, estrogen and testosterone, etc. Effect of thyroid hormone. Clinical uses, mainly thyroxine is used as a replacement therapy in deficiency state. अच्छा स्टूडेंट, अगर आपने पेशेंट को लॉन्गर पीरियड के लिए थायरॉक्सिन एडवाइस करनी है तो मोस्टली हम T4 करते हैं, क्योंकि T4 का ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग एज कंपेयर टू T3. ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड है और इसी तरह उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है. अगर कुछ केसेस में अगर आपने फ़ौरन इंक्रीज़ करना है थायरॉक्सिन लेवल तो फिर आप T3 एडवाइस कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्योंकि इसके अंदर T3 मोस्ट फ्लक्चुएट करती है बॉडी के अंदर, मोर पोटेंट ड्रग है, तो इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं रूटीन में. अगर क्रोनिकली हमने पेशेंट को देना है तो थायरॉक्सिन एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज़ करते हैं. क्या डिजीज़, क्या डिसऑर्डर्स है? कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में, क्रिटिनिज्म, यू कैन से दैट. अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म में हम प्रोलॉन्ग थेरेपी एडवाइस करते हैं एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफ थायरॉक्सिन, लिवोथायरॉक्सिन. फिर मैक्साडेमा कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की, इसको हम एक्टिवली ट्रीट करते हैं. समटाइम वी आर यूजिंग, क्योंकि इनिशियली हमने रैपिडली इंक्रीज़ करना है कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, उसकी एफिकेसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, तो फिर समटाइम वी आर यूजिंग T3 एज वेल. नॉन टॉक्सिक गोइटर, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस आयोडाइड है. सप्रेसिव थेरेपी समटाइम थायरॉयडल नोड्यूल में हम पेशेंट को देते हैं तो थ्रू कंट्रोल द फर्दर रिलीज ऑफ थायरॉयड एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. मैक्साडेमा कोमा, स्पेशल टाइप ऑफ मैक्साडेमा एडेमा फॉर्मेशन है. एक तो आपको पिटिंग एडेमा का पता है, अगर आप प्रेस करते हैं तो गड़ा सा बनता है, पिट्स बनते हैं, तो पिटिंग एडेमा क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है एक्स्ट्रा सेलुलर. यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ एडेमा है जो पफी स्किन होती है विद द हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. ये पिट नहीं बनाता, आप इसको दबाएंगे तो वो एडेमा प्रिजर्व रहता है, लेकिन कोई गड़ा या इस तरह की चीज़ नहीं है. अगर आप क्लिनिकल साइंसेस में फर्दर चाहेंगे तो आप इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. टॉक्सिसिटी ऑफ थायरॉयड लिवोथायरॉक्सिन रिलेटेड टू द थायरॉक्सिन लेवल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में या टॉक्सिक डोज में. इन एडल्ट टॉक्सिक डोज में अगेन वही साइन एंड सिम्टम्स आएंगे,
जो थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म में है। नॉर्मल एडल्ट में नर्वसनेस, पल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, इंटॉलरेंस टू हीट, एकदम गर्मी लगती है, एकदम ठंड लगने लग जाती है, तो पेशेंट डिस्टर्ब रहता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, भूख ज़्यादा लगती है लेकिन वेट लॉस होता है। हमने ये बायोसिंथेसिस में डिस्कस की हैं चीज़ें। क्रोनिक ट्रीटमेंट इन एल्डरली पेशेंट, रिस्क ऑफ आर्टीरियल फिब्रिलेशन एंड एक्सेलरेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। In children, restlessness, insomnia, and accelerated bone maturation and growth. The main toxic effect, main adverse effect of with the use of levothyroxine. Okay जी, levothyroxine क्या है? As compared to T4, ये active drug है, more potent drug है। ये इसका onset of action is very रैपिड। क्यों? जब हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया, T4 फर्स्ट कन्वर्ट इनटू T3 एंड देन T3 कैन एक्टिवेट देयर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये तो डायरेक्ट ड्रग एक्टिवेट करती है विदाउट एनी मेटाबॉलिज्म। तो ये 3 to 4 times more potent than levothyroxine. It is not recommended for routine replacement therapy because of it। क्या रीजंस हैं हम नहीं देते? शॉर्ट हाफ लाइफ 24 आवर, मल्टीपल डेली डोज देनी पड़ती है, वो एक ओडी डोज में आप कंप्लीट करते हैं, उसका हाफ लाइफ ज़्यादा है। सिंगल डोज वी कैन मैनेज ईजीली। पेशेंट के कंप्लाइंस होते हैं और ये आपको मल्टीपल डोज देनी पड़ेगी। सेकेंड इज़ हायर कॉस्ट एज कम्पेयर टू लेवोथायरोक्सिन एंड ग्रेटर डिफ़िकल्टी ऑफ मॉनिटरिंग द एडिक्वेसी ऑफ रिप्लेसमेंट बाय कन्वेंशनल लेबॉर्ट्री टेस्ट। अब तो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं रूटीन में इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन चेक करने के लिए। लेवोथायरोक्सिन की स्टेबल रहती है, आप मैनेज करते हैं ड्रग को। जब आप क्रोनिकली पेशेंट को एडवाइस करते हो, ड्यूरेशन अगर ट्रीटमेंट का प्रोलॉन्ग है या लॉन्ग लाइफ आप देते हैं, ये क्या है, फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा कभी कम, आपको समझ नहीं आती कि आपने कितनी डोज रिकमेंड करनी है। डिफ़िकल्ट टू मैनेज द नॉर्मल डोज। Greater hormone activity, a consequent greater risk of cardiotoxicity, T3 should be avoided in patient with cardiac disease, patient arrhythmia का patient है, cardiac decompensated heart failure का patient है आप, या angina pectoris का patient है, आप उसको T3 देंगे तो उसकी, क्योंकि टॉक्सिक पोटेंसी ज़्यादा है, एक्टिव है, मोर पोटेंट है, तो एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा देगी। और अगर हाई डोज चली गई है और मोर एक्टिव किया है तो आपको पता है टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, अरिथमिया कैन बी डेवलप, और उन इंडिविजुअल्स में जो ऑलरेडी कार्डिक पेशेंट हैं। सो इट बेस्ट यूज फॉर शॉर्ट टर्म सप्रेशन ऑफ TSH। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम लियोथैरोनिन को यूज़ करते हैं। लास्ट में हम देखिए डेसिकेटेड थायराइड क्या है, एनिमल ओरिजिन है, एक्सट्रैक्ट है, थायराइड हार्मोन पिल मेड फ्रॉम द एनिमल थायराइड ग्लैंड्स। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं पेशेंट को लेवोथायरोक्सिन प्रोलॉन्ग केसेस, या इनिशियली जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में, सिवियर डेफिशिएंसी है जिसमें मैक्स एडेमा कोमा में हम समटाइम लियोथैरोनिन यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्टिव ना हों तो हम सेकंड लाइन ड्रग डेसिकेटेड यूज़ करते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन थेरेपी में हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते। क्या डिसएडवांटेजेस है? और प्रोटीन एंटीजेनिसिटी है क्योंकि एनिमल ओरिजिन है, प्रोडक्ट इंस्टेबिलिटी है, वेरिएबल हार्मोन कंसंट्रेशन एंड डिफ़िकल्ट इन लेबॉरेटरी मॉनिटरिंग फॉर ओवरवेट। द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट। इफ़ेक्ट है कि आपने कितनी देनी है, डोज आपसे कैलकुलेट नहीं होती, वेरिएशंस आती हैं। द शेल्फ लाइफ डेसिकेटेड थायराइड इज़ नॉट नोन विथ सर्टेनिटी, but the potency is better preserved in kept in dry area. The shelf life of synthetic hormone preparation is about 2 years, particularly if they are stored in dark bottles to minimize the spontaneous its metabolism of deiodination. तो ये एक तो सिंथेटिक हमने डिस्कस किए, और ये T3 T4 और ये डेसिकेटेड थायरॉक्सिन है।
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म को डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल सिंथेटिक और एनिमल ओरिजिन और इसकी फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स सेम लाइक T4 की और T3 की है, सेम न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन T4 इज़ ए प्रो हार्मोन एज कम्पेयर टू T3 इज़ ए हार्मोन और ये डायरेक्टली एफिनिटी है इसकी टूवर्ड्स द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन बनाता है, नया प्रोटीन बनता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बाद में हमने डेसिकेटेड थायराइड को डिस्कस किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।